ये एक सरफेस है, इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2 and here it is 0.3. मैं इस पर मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता हूँ सो दैट कोई भी ब्लॉक मूव ना करे? दोनों का ब्लॉक का मास 3 kg, 5 kg, और ये इधर हैंगिंग है। कोई भी ब्लॉक मूव ना करे, मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हो? सर क्या क्वेश्चन क्या था, वो रिपीट कर दो। क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता हूँ सो दैट द सिस्टम इज स्टेबल, सिस्टम मूव ना करे। एक आंसर है 18। किधर किधर होगा? F5 kg का FBD में एक 50 नीचे, एक टेंशन इधर, यहाँ वाले सरफेस पे फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा, दैट इज 0.3 into 80, 24। ऊपर वाले सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? सर 5 kg पे 3 kg पे? 5 kg पे। सर 5 kg में अगर 5 kg और 3 kg के बिटवीन देख रहे हैं तो वो लेफ्ट साइड लगेगा। 5 kg पे लेफ्ट साइड, ठीक है। बेसिकली 3 kg का मोशन इधर होने वाला है, तो 3 kg पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, और ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 30 into 0.2, दैट इज 6। ऊपर टेंशन और इधर F। सर 5 kg के एफबीडी में 24 कहाँ से है? 24 कहाँ से है? ये देखो, 5 + 3 8, तो जो नॉर्मल यहाँ लग रहा होगा वो कितना होगा? 80 होगा क्या? हाँ यस सर। तो 80 into 0.3, ठीक है।
अभी ठीक है ना? तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, 5 kg को इक्विलिब्रियम में रहना है, मतलब T 30 हो गया, और T जैसे ही 30 हुआ, F कितना हो गया? 36 न्यूटन। ऐसा क्वेश्चन हमने एक किया था ना, आई थिंक नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया था शायद उस बार। एक क्वेश्चन हमने शायद लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में तो वो 3 ब्लॉक सिस्टम डिस्कस किया था। नहीं, लास्ट टू लास्ट क्लास, उससे पहले वाले में। ओके ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एफबीटी मतलब बेसिकली मुझे बस फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिटरमाइन करना है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन करो सिंपल सा, बस थोड़ा ध्यान से। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये एक स्प्रिंग है, इससे एक 4 kg का ब्लॉक लगा हुआ है, इसके ऊपर एक 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू ब्लॉक इज 0.2, स्प्रिंग कांस्टेंट इज 1000 न्यूटन पर मीटर। अभी सारी चीज सब कुछ स्टेबल है, मतलब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो नीचे वाला सरफेस है वो स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसका म्यू 0 दिया हुआ है। तो बताना है कि मैं मैक्सिमम इसको कितना कॉम्प्रेस कर सकता हूं सच दैट द टू ब्लॉक्स विल ऑलवेज रिमेन टुगेदर। फाइंड द मैक्सिमम compression of the spring, maximum possible compression of the spring so that the two blocks will always move together। तो मैक्सिमम मैं कितना कॉम्प्रेस कर सकता हूँ? मतलब हमको कंप्रेस करना है कि पहले से ही किया? नहीं, हमने कॉम्प्रेस किया, तो मतलब हम लोग कितना मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कर सकते हैं ताकि वो उसके बाद जो सब्सिक्वेंट मोशन हो ना, उसमें दोनों साथ साथ मूव करें। ओके सर।
कैसे प्रोसीड करेंगे बस ये बता दो, हो जाएगा सॉल्व। क्या कंडीशन होना चाहिए? समीक्षा, समीक्षा म्यूट कर सकती हो? Yes, sir. हाँ समीक्षा, कब दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेगा? सर मूव टुगेदर मतलब वो कॉम्प्रेशन और उसमें वापस अपनी स्टेट में जाना। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, तभी वो साथ में मूव करेगा। मतलब दोनों दोनों सिचुएशन में सेम ही टुगेदर होना चाहिए ना इनको। हाँ हाँ हाँ, तो सिंपल सा है, जब तुम फोर्स केजी को कॉम्प्रेस किए एक्स डिस्टेंस से, तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा आगे की ओर? सर एक्स। अच्छा, और जैसे ही हम लोग कॉम्प्रेसर के छोड़ेंगे 2 केजी को क्या लगेगा कि 4 केजी किधर जाना चाहता है? जैसे ही हम लोग कॉम्प्रेसर के छोड़ेंगे 2 केजी को क्या लगेगा कि 4 केजी किधर जाना चाहता है? राइट में। राइट। राइट में। तो 2 केजी जो है 4 केजी पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, और 2 ये केजी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। राइट में। यस सर। और मैक्सिमम कितना लग सकता है? सर 4 न्यूटन 4 न्यूटन मैक्सिमम। तो जो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी, ए मैक्स ऑफ 2 केजी। 2 केजी का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यस सर 4/2, राइट। तो हम लोग बोलेंगे कि 4 केजी का भी एक्सेलरेशन जो है वो 2 या उससे कम होना चाहिए। तो हम लोग लिख देंगे 1000x - 4 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आ गया 1000x इज इक्वल टू 12। और x मिल गया मुझे। सिंपल सा था। नहीं सर सिंपल था यार, कैसे नहीं था सिंपल? बस अब वीडियो बनाना था, कुछ भी नहीं करना था। ऐसे सोचना ज्यादा पड़ा क्या? सोचना ज्यादा पड़ा है इसमें। बस कहा इतना ज्यादा पड़ा मतलब? मैं कह रहा हूँ सर सोचना ज्यादा पड़ा। अच्छा, सोचना ज्यादा पड़ा। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर उस पे टेंशन नहीं लगेगा? कौन सा टेंशन? सर लेफ्ट साइड में स्प्रिंग का। स्प्रिंग टेंशन कहाँ लगाता है? स्प्रिंग केएक्स फोर्स लगाता है ना। मैंने केएक्स तो लगाया। ओके सर, हाँ सर, किया लगा। टेंशन तो थ्रेड लगाता है ना। हाँ सर। ओके नेक्स्ट। जैसे मान लो ऐसा है, ये एक टेबल है, इस पर हमने एक चेन रखा। ये यूनिफॉर्म चेन है। यूनिफॉर्म चेन मतलब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Hmm, इसका L/3 पार्ट हैंगिंग है और 12/3 पार्ट यहाँ है। अभी ये चेन रेस्ट पे है, ठीक है। अगर मैंने इसको हल्का सा भी खींचा ना, जस्ट हल्का सा भी फोर्स लगाया, वेरी स्मॉल फोर्स, जस्ट थोड़ा सा फोर्स लगाया, वेरी स्मॉल फोर्स, तो क्या हो रहा है? ये पूरा का पूरा जो चेन है वो स्लाइड कर जाता है फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम।
तो ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा चेन स्लिप कर जाता है, चेन स्टार्ट स्लिपिंग, चेन स्टार्ट्स टू स्लिप। तो बताना है चेन और इस सरफेस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द चेन एंड द टेबल कितना है। एंड सेकंड तुम लोग इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हो? इंस्टाग्राम चलाने का टाइम नहीं है अभी। व्हाट्सएप बस, बाकी सब कुछ अनइंस्टॉल करो यार, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट पे भी हो यार कुछ लोग, जो है उनको पता चल गया प्रथम। स्नैपचैट तो कोई यूज नहीं है यार, स्नैपचैट सबसे पहले अनइंस्टॉल करो, इंस्टा भी अनइंस्टॉल करो, बहुत टाइम वेस्ट होता है उन दोनों पे। और फेसबुक अब कहाँ ही कोई यूज करता है, फेसबुक तो अनइंस्टॉल कर मैम ही ने ही दो। बोला था वो ये इंस्टाग्राम को कुछ तो फॉलो करने को बोला था। हाँ तो ठीक है, वापस बंद कर दो, ओके सर। हो गया। सर ये वो फीचर है ना जूम पे, कौन सा? सर वो दिखता है कौन सा ऐप चलता है, मतलब बैकग्राउंड पे वो होस्ट को दिखता है शायद। अच्छा, मतलब तुम लोग बैकग्राउंड में कोई और ऐप चला रखे हो, इसको मिनिमाइज करके। हाँ तो वैसा दिखता है, तो दिखता तो मैंने इंस्टा पे किधर तो देखा था, मीम आया था। हाँ, ये कितना है आंसर, कैसे करेंगे? सर 2 अलग-अलग एफपीडी बनाना पड़ेगा। 2 अलग अलग एफबीडी, हाँ ठीक है बनाओ, या फिर ओवरऑल सिस्टम का ही बात कर लो ना, तो भी हो जाएगा। सर आपने सर बताया खोल था के ना वाला। उसको। यस सर। खोल के वाला, हाँ उससे भी कर सकते हो, खोल के वाला से उससे भी आ जाएगा।
कैसे करें? अगर तुम खोल दोगे, मतलब बेसिकली ये वाला इसका जो फोर्स है, इसका मास क्या होगा? अगर पूरे का मास मैं m मानूं तो इसका मास क्या होगा? जल्दी से। पूरे का मास अगर m है तो ये हैंगिंग पार्ट का m/3, तो इस पर नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है? mg/3, राइट। अब ये वाला जो मास है, इसका मास कितना होगा? 2m/3। 2m/3। तो जो यहाँ पर नॉर्मल लग रहा होगा वो कितना होगा? 2mg/3, राइट। तो फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकता है दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ 2mg/3। और अभी ये रेस्ट में है, मतलब और जस्ट स्लाइड कर जाता है उसके बाद। तो अगर रेस्ट पे है मतलब ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे। mg/3 इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ 2mg/3, और यहाँ से 3 कट गया और क्या आ गया? म्यू इक्वल टू हाफ। फाइन। इजी था। सर रिपीट कर दो। सर एक और Okay. बार explain। ठीक है, चलो फिर से। देखो क्या उसको खींच कौन रहा है? यहाँ से नीचे कौन खींच रहा है? हाँ, उसको नीचे खींच कौन रहा है? ये वाला मास, इस ये वाला जो फोर्स है mg/3, वो उसको नीचे खींचना चाहता है। सर फोर्स भी तो है। कौन सा फोर्स? नहीं, वो तो मैंने बहुत छोटे से इंटरवल के लिए लगाया। वो जस्ट ये सिग्निफाई कर रहा है कि अगर मैं हल्का सा भी उसको नीचे खींचूंगा ना तो वो स्लाइड कर जा रहा है। मतलब कि उस इंस्टेंट पे जस्ट ये और ये बराबर है। जो फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल मैंने लगाया, वेरी स्मॉल फोर्स। ओके सर। तो वो बस इतना सिग्निफाई कर रहा है कि अगर मैं हल्का सा भी इसको नीचे करूं तो वो स्लाइड कर गया। मतलब उस इंस्टेंट पे जस्ट बैलेंस है फ्रिक्शन और ये, और फ्रिक्शन जो हो रहा है वो मैक्सिमम लग रहा होगा। इसके लिए वो कंडीशन था। अच्छा, अब ये वाला जो मास है जो लटका हुआ है नीचे, ये नीचे खींच रहा है इसको mg/3 फोर्स है, और इसको अपोज कौन कर रहा होगा? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम लग रहा होगा, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा और खींच रहा हूं तो वो नीचे स्लाइड कर जा रहा है। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा, मतलब फ्रिक्शन जो होगा दैट विल बी म्यू टाइम्स ऑफ n। और नॉर्मल किसके कारण होगा? बस इस मास के कारण, क्योंकि इतना ही मास टेबल पे फोर्स लगा रहा होगा। इसका मास है 2m/3, राइट। तो नॉर्मल हो गया 2mg/3। अब समझ में आ गया? जावी भी ऊपर से। ऐसा समझा। सर वो Yes, खोल के sir। कैसे होगा फिर इसमें? क्या क्या प्रथम? सर इसमें वो खोल के कैसे होगा? हाँ तो अच्छा, खोल के कैसे होगा? तो खोल के देखो क्या करोगे। सिंपल सा है वो भी। जस्ट अगर तुम इसको ओपन कर रहे हो तो इसको दो पार्ट में मैं ब्रेक कर दिया। इधर वाले पार्ट पर mg/3 फोर्स इधर लग रहा है, और पीछे वाले पे 2μmg/3 फोर्स लग रहा है। अगर ये मूव नहीं करना है, मतलब mg/3 आगे की ओर फोर्स और पीछे की ओर फोर्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है? ओके सर। सर वो फोर्स लगाया था वो बहुत छोटे से हाँ। इंस्टेंट के लिए था, तो फिर हाँ। सर उसके बाद मतलब आपने ये कौन से म्यू का निकाला? मतलब उस छोटे वो से देखो, इंस्टेंट। नहीं, वो जो इंफॉर्मेशन था ना, वेरी स्मॉल फोर्स फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यस वो बस इसलिए था, मतलब वो इंफॉर्मेशन बस इसलिए दिया गया है कि अगर मैं इस चेन को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करूं ना नीचे की तरफ, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करूं तो वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। ओके सर। ठीक है? तो वहां पर मतलब अभी इस इंस्टेंट पे जब रेस्ट पे है, इसका मतलब वहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है। नहीं तो हम लोग, जरूरी नहीं है ना कि फ्रिक्शन म्यू टाइम्स ऑफ n लगे। ये मैंने बताया था ना कि जरूरी नहीं है।
यस सर, ठीक है। एफ मैक्स, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा करते हैं। F is applied just to overcome kinetic friction. Yes, Pranav. ओके, ये ऐसा है A B के, इसको मैंने ऐसे कनेक्ट किया। लेट्स से दिस इज C और इसके नीचे एक और ब्लॉक है, दिस इज D। ये वाला जो सरफेस है ना बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड, ये फ्रिक्शनलेस है। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस। यहाँ पे मैं एफ फोर्स लगा रहा हूँ। तो बताना है कि मैक्सिमम कितना मैं फोर्स लगा सकता हूँ। फाइंड एफ मैक्स that can be applied applied so that all the four blocks move together with common acceleration. ओके, किसको डाउट था उसमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन में? मिताली Yes, और sir. और एक और किसी को था शायद, निशी। नहीं, निशी तुम्हारा था उस दिन। एक और किसी लड़की को नहीं था यार। ये क्वेश्चन करो, तुमको क्लियर होगा कि कहाँ का। अच्छा, दीपक। ओके, ठीक है। मिताली और दीपक, तुम लोग बताओगे इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर किधर लगने वाला है। सारे ब्लॉक का मास, ऊपर वाला जो दोनों है ना उसका मास स्मॉल एम ले लेना, और नीचे वाले दोनों का मास कैपिटल एम ले लेना। सर इसमें स्यूडो फोर्स लगेगा? स्यूडो फोर्स नहीं, किसी के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हो क्या? सर डी के फ्रेम में आया था। डी के फ्रेम में सॉल्व करोगे यार, फिर उससे तो नॉर्मली सॉल्व कर लो। ओके सर। क्योंकि डी के फ्रेम में बाकी सब कुछ देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
कहाँ से स्टार्ट करें? हाँ दीपक, टेंशन अगर, अच्छा टेंशन होगा या नहीं होगा? टेंशन नहीं होगा अगर मान लो, अगर टेंशन नहीं रहा तो ए और बी ब्लॉक को मूव कौन कराएगा? टेंशन के कारण ही ए और बी ब्लॉक मूव करेगा ना, और कोई फोर्स तो है नहीं, तो टेंशन तो डेफिनेटली रहने वाला है। सबसे पहले किसके एफबीडी से स्टार्ट किया जाए? डी। डी ठीक है, तो डी का अगर एफबीडी बनाओ तो क्या क्या फोर्स लगेगा? फोर्स, एफ और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट, सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। अच्छा हाँ मिताली, लेफ्ट साइड। ठीक है, क्योंकि सी को लगेगा कि पीछे जाने वाला है, और कितना लगेगा? न्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल सी का, म्यू टाइम्स ऑफ यहाँ वाला सरफेस, ये वाला जो नॉर्मल है, दैट इज mg, स्मॉल mg, यस सर, क्योंकि तुम सी का एफबीडी बनाओगे तो mg नीचे और नॉर्मल ऊपर, तो नॉर्मल जो होगा वो mg के बराबर होगा, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा दैट इज म्यू एस टाइम्स ऑफ स्मॉल mg। फाइन। यस अब इसके बाद नेक्स्ट एफबीडी किसका बनाएंगे? सी, सर सी का। सी पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? सर फ्रिक्शन फ्रिक्शन। और टेंशन, फ्रिक्शन किधर? राइट, सर राइट में। राइट, म्यू एस mg। इसके बाद हम लोग किसका एफबीडी बनाएंगे? बी। ए, बी। सर ए का बनाएंगे ना, ए का बनाएंगे क्योंकि यहाँ से ये कनेक्टेड है, ए मूव होगा ना इसके ओके बाद, यस सर। ए के मोशन के कारण बी का मोशन होगा, तो ए का बनाओ। ए पर आगे की ओर टेंशन, ए पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? सर लेफ्ट में। लेफ्ट, लेफ्ट में, क्यों? लेफ्ट में। सर क्यों? सर क्योंकि वो राइट में मूव करेगा ना। हाँ, ए को टेंशन जो है वो ए को राइट में मूव कराने की कोशिश करेगा, तो ए का टेंडेंसी राइट में मूव करने का होगा विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी ए पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, और एज ए रिजल्ट बी पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। और कोई फोर्स बी पे? नो सर, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल में ठीक है, वर्टिकल हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें सॉल्व करना? सर इक्वेशन बना के एक्सेलरेशन को एक साइड, ठीक है, इक्वेशन कहाँ से बनाना शुरू करें? डी, डी से नहीं, उससे आसान कहीं से हो सकता है? बी, बी। बी पे तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि बी का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है दैट इज म्यू एस mg अपॉन m, एम। राइट। और मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है कि चारों सेम से मूव करना चाहिए, तो इसका भी एक्सेलरेशन वही होना चाहिए, इसका भी एक्सेलरेशन वही होना चाहिए, उसका भी एक्सेलरेशन यही होना चाहिए। तो अब क्या करें, टेंशन निकाले या सीधा डी पे एफबीडी पे आ जाए? क्वेश्चन में टेंशन तो पूछा नहीं है, तो मैं ए या सी का एफबीडी सॉल्व करके हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक काम करो, सीधा डी पे आ जाओ। एफ माइनस म्यू एस mg इक्वल टू एम ए इज म्यू एस mg अपॉन m। यहाँ से सॉल्व करो, क्या आ रहा है? मैंने सर एफ निकालना है या ये एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हुआ। सर कैपिटल एम नीचे आएगा ना, एफ माइनस कहाँ पर कैपिटल एम नीचे आएगा? सर वो एफ माइनस न्यू एस एम जी अपॉन एम आएगा ना, हाँ तो बात तो सेम ही है ना, एफ माइनस म्यू एस mg इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन लिख दो ना। हाँ सर, लेकिन ऑप्शन बुक में ऐसा है नहीं, जस्ट अ मिनट, कुछ तो बीच में गड़बड़ हुआ। डी का एफबीडी, एक मिनट, फोर ब्लॉक्स आर अरेंज्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल्स विद द मासेस टॉप एंड द बॉटम ऑफ ब्लॉक म्यू एस।
अच्छा, ऑल मूव विथ सेम एक्सेलरेशन, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? म्यू एस एम जी माइनस टी, यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से मेरा डायरेक्टली आ गया एफ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू एस एम जी, लेकिन ऐसा ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। हाँ, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? टी माइनस म्यू एस, अच्छा इस पे हम लोग लिखे हैं ए पे, ए का मास क्या था? स्मॉल एम, तो टी माइनस म्यू एस एम जी शुड बी स्मॉल एम ए। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? और इस पे लिखे म्यू एस एम जी माइनस टी, और सी का मास भी स्मॉल एम था, स्मॉल एम ए। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। टी माइनस म्यू एस एम जी इक्वल टू एम ए, हाँ ये दोनों इक्वेशन हम लोग का इनकंसिस्टेंट दिख रहा है। और दिखा क्या? सर दोनों का डिफरेंस सेम ही आ रहा है। क्या? हाँ, एक माइनस साइन का डिफरेंस दिख रहा है, इसका मतलब कहीं पे तो कुछ गड़बड़ हुआ है। फिर कैसे सॉल्व किया जाए? स्टार्टिंग से आना पड़ेगा फिर। एक मिनट, स्टार्टिंग से हम लोग डी पे देखें तो एफ फोर्स आगे और फ्रिक्शन हम लोग का पीछे लग रहा होगा, क्योंकि सी को लगेगा डी आगे जाना है, तो सी पे फ्रिक्शन पीछे और इस पर टेंशन पीछे और इस पर फ्रिक्शन आगे। ठीक है, तो सी का हमने एफ बी डी बनाया, फ्रिक्शन आगे, टेंशन पीछे, एक्सलेशन आगे। ओके, और जब हमने ए का बनाया तो टेंशन आगे, फ्रिक्शन पीछे, ए का बनाया तो टेंशन आगे, फ्रिक्शन पीछे और ए, और फिर बी का बनाया तो फ्रिक्शन आगे और बस हो गया। ओके, तो यहाँ पर अपना प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि किसी एक जगह पे हो सकता है कि एफ मैक्स ना लगे, तो वो ज्यादा चांसेस कहाँ पर है? सी और डी के बीच में या फिर ए और बी के बीच में? एफ मैक्स, जो मेरा फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नहीं लगे, तो ये कहाँ पर आएगा? सी और डी के बीच में। सी और डी के बीच में, अगर मैं इसको एफ मान लूं थोड़ी देर के लिए, लेट्स से ये एफ है, तो हो सकता है कि वो मैक्सिमम नहीं लगे उससे पहले ही वो हो जाए अपना काम। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सलेशन ये आ गया, तो फिर अपने पास बनेगा टी माइनस म्यू एस एम जी इक्वल टू, ए का मास क्या था? स्मॉल या कैपिटल? स्मॉल एम, स्मॉल एम इंटू ए। यहां से मुझे टी मिल गया, और टी मिल गया तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं एफ माइनस टी इक्वल टू, सी का मास था स्मॉल एम ए, तो यहाँ से मुझे एफ मिल जाएगा, और एफ मिलेगा तो ऊपर वाले में पुट करेंगे तो फिर मेरा वो मिलेगा कैपिटल एफ, एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल एम ए। पूरा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, डायरेक्ट शॉर्टकट में प्रॉब्लम हो गया। अभी ठीक है? यहाँ पे प्रॉब्लम बस वही हुआ, प्रॉब्लम बस वही हुआ कि हमारा इक्वेशन अलग अलग आ रहा था। फाइन, कोई दिक्कत? सर हाँ, सर वो आपने डी का एफबीटी डायरेक्ट दिया था, उसके बाद फिर हाँ, वहां पर क्या प्रॉब्लम क्या हुआ कि हो सकता है, जैसे मैंने हर जगह पे यहाँ पर इक्वेशन लिखा था ना सी और डी पे, तो देखो सी पे इक्वेशन लिखो तो क्या आएगा? अगर तुम फ्रिक्शन मैक्सिमम मान लोगे तो ये इक्वेशन बना था म्यू एस एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, और ए पे लिखे थे तो टी माइनस म्यू एस एम जी इक्वल टू एम ए। ये पॉसिबल है क्या, ये दोनों इक्वेशन? नहीं पॉसिबल है ना? नहीं सर।
दोनों में माइनस साइन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि किसी एक सरफेस पे अपना फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम नहीं लग रहा होगा, हो सकता है कि फ्रिक्शन मैक्सिमम से कम लग रहा हो, म्यू टाइम्स ऑफ एन नहीं लग रहा हो, तो ज्यादा चांसेस है कि सी और डी में फ्रिक्शन जो है वो कम लग रहा हो। तो मैंने वहां पर फ्रिक्शन को एफ मान लिया और फिर उसके आगे सॉल्व कर दिया। ओके, फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर एक बार सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या आ रहा है। मेरे पास आंसर है शायद 48। हाँ, ये तुम्हारे बुकलेट का ही क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल वैल्यू के पहले 48 का आंसर है आंसर दिया हुआ है 2 म्यू एस एम जी इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम एफ मैक्स। तो एक बार सब्स्टिट्यूट करके देखना, आई थिंक आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक किसी का आज डाउट था लैमीज थ्योरम का। ठीक है, लैमीज थ्योरम तुम लोगों को पढ़ाया नहीं गया, जनरली अपने सिलेबस में नहीं है, बट बिना उसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किसका था? डिपेंड्स, तुम्हारा था ना? प्रणव कोलिजन में। हाँ, लैमीज थ्योरम करके एक है। इसके बिना भी अपना क्वेश्चन सॉल्व होता है, बट ये क्या बोलता है, जैसे मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है F1, एक फोर्स इधर लग रहा है F2 और एक फोर्स इधर लग रहा है F3। लेट्स से ये दोनों फोर्स के बीच में एंगल अल्फा है, बीटा है और ये गामा है, और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है। तो मान लो अगर लैमीज थ्योरम नहीं पता तो कैसे सॉल्व करोगे? मतलब बेसिकली तुमको ये दोनों एंगल, ये वर्टिकल है F3 वाला, और तुमको ये दोनों एंगल पता है, तो बिना लैमीज थ्योरम के कैसे सॉल्व करेंगे? कंपोनेंट निकाल के F2 और F1 का कंपोनेंट लेंगे, वर्टिकल की तरफ वो F3 के बराबर होगा, और F2 का हॉरिजॉन्टल और F3 का वर्टिकल सॉरी इक्वल होगा इसका इक्वल होगा ये दोनों। अच्छा, ये तो हम लोग का काम पता है। दूसरा यही चीज अगर तुम लैमीज थ्योरम से करो, तो लैमीज थ्योरम बोलता है मान लो ये एंगल अल्फा है, F1 के अपोजिट का एंगल अल्फा, F2 के अपोजिट वाला एंगल बीटा, और ये एंगल है गामा। तो लैमीज थ्योरम बताता है कि F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा, बट हमें यूज नहीं पड़ता है ये कभी। इससे करोगे तो तुरंत में आंसर आ जाएगा, वो अलग बात है, बट बिना इसके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। सर ऐसा वाला क्वेश्चन शायद ये वेक्टर्स में आया था शायद। हाँ, आपने वेक्टर में एक लैमिस क्वेश्चन थ्योरम था। थोड़ा सा बताया है हाँ, ऐसा लैमिस शायद मैंने थ्योरम का। वेक्टर में बताया था। कंजर्वेशन पे हम क्वेश्चन हम लोग कोलिजन में करेंगे प्रणव, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। सर, लेकिन बुकलेट में दिया है ऐसा, उसके ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो, वैसे सिंपल सही है। इनिशियल अगर तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो तुम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को बस इक्वेट कर दो। ओके सर। वैसे हम लोग ज्यादा स्पेसिफिकली उस चैप्टर में करेंगे, काफी डिटेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, इम्पल्स। इम्पल्स, पहला इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स, अगर मान लो बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लग रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ फोर्स, जैसे मान लो किसी ने बैट्समैन ने हिट किया तो बॉल बैट के कांटेक्ट में कितने टाइम के लिए लगता है? नेग्लिजिबल, 0.001 सेकेंड या 0.01 सेकेंड, इस ऑर्डर का।
और उस टाइम में बैट बॉल पे कितना फोर्स लगाता है? बहुत ज्यादा। तुम देखे होगे कि कभी कभी बैट स्पीड दिखाता है टीवी पे, बैट स्पीड इज Yes, sir. 150 kmph या ऐसा कुछ। तो सोचो उतने कम टाइम इंटरवल में बैट ने कितना फोर्स लगाया, बहुत ज्यादा। वैसे Yes, फोर्स को हम sir. लोग बोलते हैं, हाँ, वैसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। तो वेरी लार्ज फोर्स, वेरी लार्ज फोर्स acting for a very small period of time, very small period of time, period of time is called impulsive force. बहुत ज्यादा फोर्स अगर बहुत कम टाइम के लिए लगे तो हम लोग इसको बोलेंगे impulsive force, and the corresponding change in momentum, and the corresponding change in momentum is called impulse. एक मिनट रुक जाओ। Wait. Impulsive period of time। एक चीज वहां पर ऐड कर लेना, बीच में छूट गया। Momentum is called impulse। चलो लास्ट लाइन में मैं ऐड कर देता हूँ। एक्चुअली ऐसा होता है, वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। ऐसा नहीं कि उसका मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐड कर देना, टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम is called impulsive force, and the corresponding change in momentum is called impulse. Done? अब बताओ कि अगर मैं फोर्स और टाइम का ग्राफ प्लॉट करूंगा, मान लो इम्पल्स के केस के लिए मैं फोर्स वर्सेस टाइम का, यस प्रणव, ये खत्म ही अपना लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन खत्म ही है। अगर मैं फोर्स वर्सेस टाइम में ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो कैसा होगा फॉर इम्पल्स? सोचो एक बार। एकदम स्टीप ग्राफ है। एकदम स्टीप ग्राफ होगा, सही है। फोर्स जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, सर अचानक से फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ प्रथमेश। सर आप पिछला वापस दिखा सकते हो, मैं ड्रॉप आउट हो गया था। ओके जस्ट अ मिनट। देखो फोर्स जीरो होगा, जीरो होगा। आप क्या बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ कि फोर्स और टाइम का ग्राफ कैसा होगा इम्पल्स के लिए। ओके अगर बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगा है तो फोर्स जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, अचानक से बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर वापस से क्या हो जाएगा, जीरो। सर ठीक है इनिशियल तो में पूरा जीरो है। हाँ, इनिशियल में पूरा जीरो है, ये ग्राफ ऐसा है बिल्कुल जीरो। सर मतलब वो मेडिकल में जैसे मशीन होती है वो लगाते हैं, उसका ग्राफ आता है वो मशीन पे। हाँ मतलब डॉट डॉट हो जाता है तो आदमी मर जाता है, वो वाला। हाँ, वो स्पाइक बनता है ना अचानक से, हाँ सर। वो हार्ट बीट मेजर करता हार्ट बीट वाला। और फिर वो भी तो होता है ना अपना स्पीकोमीटर हाँ सर। Yes, sir. क्रिकेट में। तो अचानक से बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, फोर्स इज इम्पल्सिव फोर्स। और ध्यान रखना,
फोर्स का नाम है इम्पल्सिव फोर्स, और जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। तो हमें क्या पता है, हमें एक सेकंड लॉ से क्या पता है, F इक्वल टू dp बाई dt। Yes, sir. इस dt को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा F dt इक्वल टू dp, और इसको इंटीग्रेट करो तो ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ F dt, और यही टर्म अपना क्या है, चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स। तो इम्पल्स को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ F dt। सर हाँ सर अगर इम्पल्सिव फोर्स कोई ऑब्जेक्ट के एफ मैक्स से ज्यादा हुआ तो ऑब्जेक्ट हिलेगा क्या? अच्छा, अब देखो, जब इम्पल्सिव फोर्स होता है ना, तो इम्पल्सिव फोर्स ऐसा ऐसा होता है ना, जैसे 10,000 20,000 इस ऑर्डर का होता है। तो उस टाइम जो mg फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो सब को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कि हम लोग मानते ही नहीं है कि वो सब भी लग रहा है। उस इंस्टेंट के लिए हम लोग भूल जाते हैं mg बहुत छोटा है कंपेयर टू इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, जैसे मान लो तुम क्रिकेट बॉल और बैट है, ठीक है, बॉल बैट पे लगा, उस टाइम तुम सोचोगे क्या कि बॉल पे mg भी लग रहा होगा, mg का इफेक्ट आएगा उस इंस्टेंट पे? सोचोगे नवीन कि नहीं सोचोगे? mg लग रहा होगा उस पे, डेफिनेटली लग रहा होगा, लेकिन क्या mg का इफेक्ट आएगा उस पे? सोचो, नेग्लिजिबल आ रहा है ना। जैसे मान लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ, ये बैट है, यहाँ पर एक बॉलर बॉल फेंका, ठीक है, इसके बैट को हिट किया, बैट को यहाँ नहीं हिट करता है बॉल, बैट के स्वीट स्पॉट पे हिट किया, और बॉल ऐसे गया ऊपर, लेट्स से इस टाइप से ऊपर गया। हाँ प्रथम, स्वीट स्पॉट मतलब? क्या स्वीट स्पॉट मतलब? स्वीट स्पॉट मतलब? स्वीट स्पॉट नहीं बताया यार, कितने लोगों को पता है कोई परफेक्ट स्पॉट? परफेक्ट स्पॉट? अरे यार, वो कमेंट्री में सुनते होगे ना, बैट का जो ये वाला पोर्शन होता है ना, सर स्विफ्ट। सर बैट के बीच में एकदम। बीच में नहीं, वो नीचे वाला होता है, यहाँ वाला, एग्जैक्ट बीच वाला नहीं, ये वाला। अगर यहाँ पे बॉल हिट करता है तो सबसे दूर जाता है बॉल। थोड़ा सा एजेस वाला भी हटा दो, ये वाला। तो अगर मेरा बॉल यहाँ पे हिट कर रहा है इस सरफेस पे, लेट से कहीं पे, तो इस टाइम इस बॉल पे mg भी लग रहा होगा, और ये बैट भी फोर्स लगाया। अब ये फोर्स इतना ज्यादा है कंपेयर टू mg कि उस इंस्टेंट पे हम लोग mg को इग्नोर कर देते हैं। हाँ या ना? कि नहीं तो mg ही इसको नीचे ले जाता, बॉल आगे जाता ही नहीं, mg नीचे ले आता इस बॉल को, राइट? Yes, sir. यस सर। तो पर लेके तो तो आता है ना सर, ट्रेजेक्टरी टाइप बनता बॉल। हाँ, तो देखो, सोचो ये कितना आगे जाके गिरता है। लेट्स से वो वाला छक्का ले लो, 112 मीटर, 112 मीटर आगे जाके गिरा। तो सोचो ये फोर्स जो होता है ना अपना, ये काफी ज्यादा होता है, 10⁻³ 10⁻⁴ के ऑर्डर का होता है। उसके सामने हम लोग बॉल का मास 500 ग्राम मान लो, तो ये फोर्स है 5 न्यूटन के आसपास। तो सर इतने बड़े के सामने, हाँ। सर तो ये फोर्स पे एक्सेलरेशन नहीं होता क्या? इस फोर्स पे हम लोग एक्सेलरेशन नहीं डिफाइन करते हैं, हम लोग डायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम डिफाइन करते हैं, क्योंकि अपना टाइम इंटरवल बहुत कम है ना। ओके सर। ठीक है, तो बहुत कम टाइम में ही उसको इतना वेलोसिटी मिल गया। हम लोग वहां पर एवरेज फोर्स बताते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ एक बार। जैसे ऐसा क्वेश्चन है, मान लो। सर वो एक बार डेफिनेशन। हाँ, डेफिनेशन। हो जाएगा तो बताना। डन सर। अब देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1।
ये एक बैट है, यहाँ से बॉलर एक बॉल बॉल फेंका। लेट्स से जिस इंस्टेंट पे वो बॉल फेंका उस टाइम बॉल जो था ना वो हॉरिजॉन्टल हो गया था अप्रोक्सीमेटली, और बॉल मूव कर रहा था विथ ए स्पीड ऑफ कितना, 18 का मल्टीपल जो रीजनेबल हो, 1890, 108, 126, 144 kmph। और बैट्समैन ने बॉल हिट किया और बॉल इधर गया, बॉल हॉरिजॉन्टली लेट से आगे गया और उसके बाद फिर कुछ ऐसे गिर गया, ऐसे गया। बॉल को हिट किया विथ अ स्पीड ऑफ 198, 216 मीटर किलोमीटर पर आवर। लेट्स से बॉल का जो मास है दैट इज 0.5 kg। क्वेश्चन 1, find the change in momentum of the ball, momentum of the ball। मतलब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जब वो बॉल बैट को हिट किया जस्ट उस इंस्टेंट पे चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ। सेकेंड, अगर मान लो बॉल बैट के कांटेक्ट में रहा 0.01 सेकेंड में, तो फाइंड द एवरेज फोर्स imparted by bat on the ball। ध्यान देना यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया है एवरेज। सर जब वो बॉल बैट के कांटेक्ट में रहेगा तब उस इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी 0 हो जाएगा ना? मैंने तुमको याद है, मैं तुमको वो वाला ऐसा कुछ ग्राफ बताया था एक बार काइनेमैटिक्स में कि बॉल जब गिराओगे तो क्या क्या होता है। हल्का पहले ऐसे कॉम्प्रेस होता है, फिर और कॉम्प्रेस होता है, ये वाला याद है क्लास? यस सर। Yes, sir. फिर रिलीज होता है ऊपर की ओर। तो वैसे ही जब एक ऐसा इंस्टेंट आएगा ना जब बॉल मैक्सिमम कॉम्प्रेशन पे होगा, उस इंस्टेंट में बॉल का वेलोसिटी 0 हुआ होगा। ओके सर। सर वो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द एवरेज फोर्स। Find the average force imparted by bat on the ball। ओके सर। Imparted by bat on ball। ओके, एक आंसर है 180। चेंज इन मोमेंटम, दिग्विजय मोमेंटम चेंज का यूनिट किलोमीटर पर आवर कैसे हो सकता है?
kg मीटर पर सेकेंड. ओके. दिग्विजय. ओके ठीक है. प्रणव 180 kg मीटर पर सेकेंड. 180 ये कितना होगा? ये पहले तो स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बनेगा 10 11 12 12 5 60 और ये बनेगा 18 5 90 108. ये बनेगा अपना 8 8 5 40 मीटर पर सेकेंड. लो इनिशियल मोमेंटम कितना था? अगर मैं इनिशियल मोमेंटम का बात करूं, मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. तो हम लोग क्या करेंगे, मास इज 0.5 इंटू 40. ये क्या आ रहा है? अच्छा 0.5 इंटू 40 दैट इज 20 kg मीटर पर सेकेंड. और लेट्स से ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है, तो मैं इनिशियल मोमेंटम को -20 लिख देता हूँ और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? प्लस 30 मास इनटू वेलोसिटी था. तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे? चेंज इन मोमेंटम दैट इज p final minus p initial that is 30 minus -20 that is 50 kg मीटर पर सेकेंड. और चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है? इम्पल्स. तो तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता था कि इम्पल्स कितना है, तो इम्पल्स इज 50 kg मीटर पर सेकेंड. फाइन. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज फाइंड द एवरेज. अच्छा अब देखो यहाँ पर एवरेज का क्या मतलब है? एवरेज का ये मतलब है कि हर इंस्टेंट पे जो फोर्स है वो जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, है ना. हर इंस्टेंट पे जो बैट फोर्स लगा रहा हो बॉल पे वो जरूरी नहीं है कि इक्वल हो हो सकता है कि अलग अलग लग रहा हो. फाइन. तो इसलिए मैंने क्या किया कि एवरेज फोर्स लिखा सच सो दैट कि हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं. हमारे पास क्या पता है, इम्पल्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी. जस्ट और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी मुझे पता है, डेल्टा टी इज 0.01. तो सब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. तो 50 इज इक्वल्स टू एफ एवरेज इंटू 0.01. और एवरेज फोर्स देखो क्या आ रहा है बैट से, 5000 न्यूटन. काफी बड़ा है. किसी को कोई दिक्कत यहां तक में? ठीक है. तो जब भी जैसे मान लो हम लोग ऐसा बात करते हैं ना मोमेंटम कंजर्वेशन का. जस्ट अ मिनट में मैक्सिमम स्लाइड क्रिएट हुआ है. ठीक है. तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब फोर्स लग रहा है तो हम लोग मोमेंटम कंजर्व नहीं करते हैं. हम लोग बोलते हैं F इक्वल टू dp बाई dt. अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तभी मोमेंटम कंजर्व करते हैं. लेकिन जैसे मान लो ऐसा सिचुएशन है
सर हाँ वहाँ पे अपने एफ इंटू डी टी लिया, वहाँ पे हम डेल्टा पी भी ले सकते थे ना, वो एक ही है, मतलब उससे कुछ चेंज नहीं हाँ होता। हाँ नहीं, वहां पर मेरा एफ अगर मेरा वेरिएबल होता ना, जैसे मैंने बताया ना कि एफ हर इंस्टेंट पे सेम नहीं लग रहा होगा, एफ ओके हर सर, इंस्टेंट पे बैट जो लगा रहा होगा वो अलग अलग होगा, जितना ज्यादा कॉम्प्रेशन उतना ज्यादा फोर्स। ओके सर। तो यहाँ पर अगर मैं एफ एवरेज लिया तो एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूँ मैं। बट अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुमसे फोर्स पूछे तो वो तुम नहीं बता सकते हो, तुम एवरेज फोर्स बता सकते हो। ओके सर। ठीक। अच्छा, अभी वाला जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक ऐसा ऐसा मान लो, लेट्स से ये ब्लॉक को ऐसे मैं धागे से टांग दिया हूँ इस ब्लॉक को, और इस ब्लॉक को, इसका मास m है, इसका मास m है, और इसको मैं v0 स्पीड से ऊपर फेंका, ठीक है, जस्ट काफी क्लोज है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही ये इससे टकराएगा तो हम लोग उस छोटे से इंटरवल में हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा मोमेंटम कंजर्व होगा, और दोनों ब्लॉक साथ में ऊपर जाएगा विद स्पीड v, और इनिशियल मोमेंटम हम लोग लिखेंगे mv0, और फाइनल लिखेंगे m प्लस m 2m इंटू v, और v होगा v0/2। ये सही है, क्योंकि मतलब mg लग भी रहा है, फिर भी हम लोग उस छोटे से इंटरवल में, जस्ट मैं जब कोलाइड हुआ है, ध्यान से, जस्ट कोलिजन के मतलब बहुत कम टाइम इंटरवल में बात कर रहा हूं, तो मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं, बिकॉज mg ने ऐसा कुछ चेंज इन मोमेंटम नहीं किया होगा उतने देर में। बट अगर यही चीज अगर हम लोग कहीं पे इम्पल्स लग रहा हो, कहीं से इम्पल्स आ रहा हो, तो फिर हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग मोमेंटम कंजर्व कभी भी नहीं कराएंगे। इन केस ऑफ इम्पल्स we will never conserve momentum, never conserve momentum, मोमेंटम हम लोग कभी भी कंजर्व नहीं करेंगे। डन। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो जब भी इम्पल्स होगा हम लोग मोमेंटम, कुछ भी हो जाए, मोमेंटम कभी भी कंजर्व नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चेंज इन मोमेंटम लाता है बहुत कम टाइम इंटरवल में। राइट, अपना स्टेटमेंट ही था कि बहुत कम टाइम इंटरवल में मोमेंटम काफी ज्यादा होगा। फाइन। सर सर आप उसका एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, जैसे मान लो यही वाला एक केस लो ना, बैट वाला, ठीक है, बैट बॉल से टकराया, तो वहां पर तुम मोमेंटम कंजर्व नहीं करोगे। या फिर अब जैसे मान लो तुमने ऐसा किया, एक ऑब्जेक्ट है, या फिर कैरम बोर्ड ले लो, कैरम बोर्ड है, तुमने एक पिक को अपने हाथ से ऐसे तुरंत में ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे फिंगर फोल्डिंग करते हो ना, लेट्स से इधर मारने के लिए, तो यहाँ यस पर सर। ये जो हम लोग लगाते हैं, फिंगर कितने देर के लिए पानी कांटेक्ट में रहता है? सर मतलब जब थ्रो करने के वक्त? थ्रो करने के वक्त बस, बहुत कितना टाइम?
सर बहुत सर कम। बहुत कम टाइम ही रहता है। बहुत कम टाइम इंटरवल में, तो उस बहुत कम टाइम इंटरवल में उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, यस राइट? सर। तो हम लोग वहां पर मोमेंटम कंजर्व नहीं करेंगे। ओके सर, समझ गया। ठीक है, यस सर। ओके। हाँ सर आप आज की स्लाइड्स भेज दोगे? हाँ हाँ, मैं स्लाइड्स भेजूंगा। ठीक है, मैं स्लाइड्स अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा। ओके, और कुछ बच रहा है अपना? आई डोंट थिंक सो। ओके, अब देखो एक और चीज, जैसे यहाँ है एक मोमेंटम कंजर्वेशन पे भी देख लेते हैं। जैसे मान लो ये है, ये दो ब्लॉक है, बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है। इसका वेलोसिटी है लेफ्ट वाले का 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 3 kg। तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन, क्या होगा? मान लो अगर इसका स्पीड हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्पीड क्या होगा 3 kg वाले का? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2। तो क्या मैं इसका यूज करूंगा या नहीं करूंगा? कंजर्व करूंगा या नहीं करूंगा? देखो यहाँ पर हम लोग का क्या है, जस्ट थोड़ा सा टाइम इंटरवल में बात करें ना, तो ये देखो ये फोर्स कितना है, हम ये फोर्स कितना लग सकता है, म्यू एम जी। तो ये फोर्स अपना मैक्सिमम कितना हो सकता है, लेट्स से 10 न्यूटन, मैक्सिमम 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, ऐसा कुछ। अब इस फोर्स में अगर तुम डेल्टा टी बहुत छोटा लो, 0.01, 0.02, तो चेंज इन मोमेंटम बहुत कम होगा। तो हम लोग ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये अभी इम्पल्सिव नहीं है, इट इज नॉट इम्पल्सिव राइट नाउ, इट इज नॉट इम्पल्सिव राइट नाउ, बट इट मे बी इम्पल्सिव। हम लोग ये केस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, आई थिंक 2-3 चैप्टर बाद। इट मे बी इम्पल्सिव। तो अगर इम्पल्सिव नहीं है, सो वी कैन कंजर्व मोमेंटम, वी कैन कंजर्व मोमेंटम। इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा तुम लोग का, इम्पल्स और ये सब पे कोई भी टेस्ट में नहीं आएगा अभी। सर मेंस में तो आएगा ना? हाँ, मतलब अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, मतलब जो तुम्हारा जील का टेस्ट होता है उसमें नहीं आएगा, तुम्हारे सिलेबस में है। ओके सर। ठीक है, अभी मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे को जो टेस्ट है उसमें नहीं रहेगा, फ्राइडे को जो टेस्ट है उसमें भी नहीं रहेगा। अच्छा, ट्यूसडे के टेस्ट का पैटर्न थोड़ा अलग है। सर फ्राइडे को कौन सी टेस्ट है? सैटरडे को, संडे को सर मतलब। संडे को है। हाँ हाँ, तो ट्यूसडे को टेस्ट का पैटर्न ऐसा कुछ रहेगा। क्या? ट्यूसडे को कौन सा टेस्ट है सर? फ्रिक्शन, मैंने ग्रुप पे मैसेज किया था ना। ओके सर। तो ट्यूसडे को ऐसा है, सिंगल्स 8 क्वेश्चन है, मार्किंग स्कीम +3 -1, मल्टीपल मल्टीपल के कितने क्वेश्चन है, शायद 4 क्वेश्चन है, +4 0। अच्छा, +4 0 का क्या मतलब है, क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में? सर माइनस मार्किंग नहीं होगी। माइनस बाकी नहीं होगी, तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? सर तो सर मल्टीपल ऑप्शन राइट रहेंगे ना? मल्टीपल ऑप्शन राइट रहेंगे, और जहां पर भी 0 है ना, इसका मतलब तुमको ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर नहीं भी आता है तो कुछ मार्क करके आना है, तो 0 का चार ये मतलब है। यस सर।
ठीक है। अच्छा हो गया। हाँ सर। हाँ, पैसेज दो पैसेज रहेंगे और दोनों में 3-3 क्वेश्चन। इसका मार्किंग स्कीम रहेगा +3 -1। और इंटीजर्स के 4 क्वेश्चन है, इसका मार्किंग स्कीम +3 0। तो ये हो गया 8 3 या सर 24। इंटीजर मतलब सब्जेक्टिव। हाँ, तुम्हारा इंटीजर आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा डेसिमल में नहीं आएगा। ओके सर। ये हो गया 6 3 या 18 और ये हो गया 12, तो टोटल हो गया 70। 70 में चाहिए मिनिमम 40+। और जिनको 55+ आया है लास्ट टेस्ट में, उनके लिए एटलीस्ट 60, ठीक है, 55+ फिर से मेंटेन चाहिए, बट इस बार वो कम हो गया है। सर डिफिकल्ट है। पेपर ठीक ठाक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सर लास्ट पेपर की तरह लास्ट पेपर कैसा था? डिफिकल्ट था, आसान था? ठीक था। हाँ, बस उसी की तरह सेम सोर्स से क्वेश्चन है, तो सेम। और सर वो जो 18th क्वेश्चन था ना, आपने बोला उसमें बोनस मार्क्स होंगे 4। बोनस था या ऑप्शन कोई और था ना शायद? हाँ मतलब सर हाँ, 18 का D ना? बाय कॉस, हाँ u बाय कॉस थीटा, तो उसमें रॉन्ग दे रखा था। मैंने ठीक करवाया था वो, 1 मिनट, मैंने मैसेज किया था ना। हाँ, मैंने ठीक करवाया था वो। और 12 का चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था?